सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 7 का भूगोल पाठ्यपुस्तक का पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। यह हमारा पाठ का नाम होने वाला है। इसमें हम चर्चा करते हैं टू द पॉइंट नोट्स की। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का जो बेस है, जो आधार है, वो एनसीईआरटी रहता ही रहता है। इस तथ्य से आप सभी भी अवगत हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है या फिर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ के लिए ये सीरीज़ एकदम लाभदायक होने वाली है। टू द पॉइंट चीज़ों की और फैक्ट्स की, तथ्यों की हम चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। चाहे आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एमटीएस भी आता है, सीपीओ आता है, सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर दिल्ली पुलिस वगैरह, ठीक है, यहाँ की तैयारी कर रहे हो। अभी हाल ही में फॉर्म भी निकला है, आप फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ, आप लिस्ट में आके आप विजिट कर सकते हैं अपडेट वाले सेक्शन में। ठीक है जी, ये तो रही इसकी बात। और फर्दर आप किसी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके और जीएस का पोर्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर ऑफिस अटेंडेंट, है ना, काफ़ी वैकेंसीज़ है, एलडीसी भी है ना, जहाँ पर भी जीके और जीएस का पोर्शन आ रहा है वहाँ के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें आपने पेपर सेकंड देना है और उसमें आपने यदि एसएसटी चूज़ किया हुआ है तो एसएसटी में आपको पता है किस हिसाब से एग्ज़ाम आता है। इसमें 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं, ठीक है जी, 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं, जिसमें से 45 जो हैं वो एकदम फैक्चुअल होते हैं, एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन टू द पॉइंट आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से ही आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी ये जो सीरीज़ है एकदम लाभदायक होने वाली है। उनके लिए तो रामबाण सीरीज़ होने वाली है ये एकदम, है ना, क्योंकि टू द पॉइंट यहीं से चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता सीटेट के एग्ज़ाम में। पेपर सेकंड जो एसएसटी का होता है, टू द पॉइंट जो फैक्ट होता है वो आपकी बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट हम चीज़ों की चर्चा करेंगे। पार्ट 7 भूगोल, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, कक्षा 7 का है ये। चलिए देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए आपका पाठ है, ये मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। चलिए, बस्तियां क्या होती हैं? बस्तियां देख लेते हैं। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे जब घर नहीं होते थे, है ना। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। देखिए, किसी भी टॉपिक को प्रारंभ होने करने से पहले आपको एक भूमिका बनानी होती है माइंड में, है ना, तो उस भूमिका के लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ इसको रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चला कि बस्तियों का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ। देखिए, जहाँ पे मान लीजिए किसी, अगर मैं दुकान का एग्जांपल लूँ, आप दुकान वहीं खोलेंगे जहाँ पर आपको कस्टमर अच्छे से और मिल जाए, है ना, समय से मिल जाए, आपको कस्टमर अवेलेबल हों, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल हों, ठीक, तो वहीं आप शॉप खोलते हैं अपनी, है ना। इसी हिसाब से जो बस्तियां हैं वो वहीं डेवलप होती है जहां उनको सोर्सेज मिलते हैं, खाने के सोर्सेज हो गए, पीने के सोर्सेज हो गए, पानी उपलब्ध हुआ, है ना, वो सारी चीज़ें सोर्सेज उपलब्ध होंगे, वहाँ बस्तियाँ अपने आप बढ़ने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली देखिए, दिल्ली कितनी घनी बस्ती हो चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल है, लोग आ रहे हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी घरों में गंदा पानी भी आता है, जैसे कि अभी हाल ही में देखने में भी आ रहा है बहुत जगह दिल्ली में, है ना। चलिए, फिलहाल टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ देखिए, बसाव स्थान क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। सिंपल फैक्ट है ना। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कुछ दी हुई हैं। पहला है, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जो कि अभी हमने चर्चा करी, है ना। तो बसाव स्थान इन चीज़ों पर निर्धारित करता है ना। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए, अब देखिए, बस्तियों के भी ना प्रकार होते हैं आपके। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक होती हैं आपकी स्थायी बस्तियां और एक होती हैं आपकी अस्थायी बस्तियां, है ना।
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कुछ कुछ आपको। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कहीं टूर पे गए, है ना, कहीं टूर पे गए, वहाँ पर भाई आप ईंट और सीमेंट का पक्का मकान तो बनाने नहीं लग जाओगे, क्योंकि टूर आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 7 डेज या 14 डेज, या मान लीजिए छोटे से छोटा टूर 3 to 4 डेज, है ना। तो आप अस्थायी बस्तियाँ बना लेते हैं, एक टेंट वगैरह का होता है, ठीक है, वो लगा लेते हैं और अपना घरनुमा बना लेते हैं और आप वहाँ रहना चालू कर देते हैं, तो वो अस्थायी बस्तियाँ कहलाएंगी। ग्रुप्स हो गए आपके, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में अस्थायी बस्तियाँ क्या होती थी, जैसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे, है ना, तो अस्थायी बस्तियाँ वहाँ पर घर वगैरह थोड़े से बना करके, टेंट वगैरह लगा करके तो रहते थे, है ना, उस हिसाब से। तो उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर बस्तियां आज की क्या हैं, स्थायी हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली, है ना, दिल्ली एक स्थायी है भाई, जिसका घर बन गया है, जिसने अपना स्थायी निवास बना लिया है, वो स्थायी रूप से वहाँ रह रहा है ना। जिनके पास नहीं है वो भी अस्थायी बना के रह रहे हैं। भविष्य में ईश्वर की इच्छा रही और उनकी मेहनत और लगन रही तो उनको भी स्थायी निवास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सा एक फैक्ट है, तो ध्यान में रखना है। 2 प्रकार के हैं आपकी बस्तियां, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देखिए, ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के 2 विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, है ना। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है जी। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। ठीक है, सघन यानी ज़्यादा लोगों की संख्या है ना, जहाँ पास पास में जो घर हैं वो ज़्यादा बने हों। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। ठीक है, जो लाइन मैंने बताई आपको, है ना। प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या होती हैं, देख लीजिए। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं, पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, जहाँ पे समस्या ज़्यादा होती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, आपको पास पास घर नहीं मिलेंगे, है ना, दूर दूर मिलेंगे। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, पहले ऊपर वाली लाइन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ना, जल का जमाव हो जाता है, तो वहाँ पर जो घर हैं वो किस पर बनाए जाते हैं, स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको आप इमेज के माध्यम से समझिए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्टिल्ट पर मकान बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए स्टिल्ट पर मकान। ये देखिए, ये लंबे लंबे आपको बांस नुमा संरचनाएं दिख रही होंगी आपको ऐसे ऐसे, है ना, इसके ऊपर ये मकान बने हैं, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टिल्ट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला है आपका, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, आप उदाहरण ले सकते हैं राजस्थान का, है ना। राजस्थान देखिए, अगर मैं जलवायु की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान वहाँ है और बारिश भी ना के बराबर होती है और गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ इसी प्रकार के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगले देखेंगे। अब देखिए, यातायात के साधन के रूप में कुछ जानवरों का भी उपयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी, है ना, या फिर खेती में भी, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से यातायात के साधन के रूप में हम पढ़ेंगे, है ना। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है ना, किसमें, यातायात के रूप में। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। समझ में आई चीज़? जी हाँ, समझिए इस चीज़ को। अगर लामा आ जाए तो लामा का उपयोग कहाँ किया जाता है यातायात के साधन के रूप में, दक्षिण अफ्रीका के
एंडीज पर्वत के क्षेत्र में। अगर आपसे याक पूछ लिया जाए, याक का उपयोग कहाँ किया जाता है यातायात के साधन के रूप में, तो तिब्बत के क्षेत्र में। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। प्रारंभ में इन अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, अर्थात काफ़ी तेज़ी से कम समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। सोच सकते हैं आपको, अगर यहाँ से अभी बिहार ही जाना है तो आपको 12 कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आप प्लेन से वही 6 से 8 घंटे लगाए तो आप यूरोप पहुँच जाएंगे। तो समझ सकते हैं समय की कितनी बचत हुई है तकनीक के आने से, है ना। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। चलिए, एक उदाहरण था बस। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देखिए, अब परिवहन के हम 4 मुख्य साधनों की बात करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। आपको इन शब्दों से ही ज्ञात हो गया होगा। सड़क मार्ग अर्थात सड़कों पर, है ना। रेल मार्ग रेलों के द्वारा, जल मार्ग जल के द्वारा यातायात, है ना। वायु मार्ग यानी वायु में यातायात, है ना। जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना, अगर कैपेबिलिटी है तो, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। सबसे पहले सड़क मार्ग देख लेते हैं, है ना। टू द पॉइंट ही चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है जी। चलिए, पहला है इसमें सबसे पहले हमारे पास सड़क मार्ग। सड़क मार्ग देख लेंगे। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है ना। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। कौन सा मार्ग? मनाली लेह मार्ग राजमार्ग। ठीक। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग अर्थात सबवे कहते हैं, है ना। जमीन के नीचे रास्ता बना दिया। आप वर्तमान समय में आप देखेंगे मेट्रो जमीन के नीचे चल रही है ना। तो भूमिगत मार्ग में भी आ जाएगी वो, है ना। वैसे वो ट्रेन मार्ग में आएगी, है ना। चलिए फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर देख सकते हैं आप, है ना, जो सड़कों के ऊपर बनाए जाते हैं, उस पर गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है जी। तो सड़क मार्ग में आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, ये विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है और भूमिगत मार्ग को ही सबवे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक फैक्ट है, देख लेते हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो छोड़ नहीं सकते हैं इसको हम, है ना। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश में आ जाए तो हिंदी में भी आ जाए, जैसे मर्जी, है ना। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं कभी कभार इसको। ठीक है, तो ये जो है किन 4 शहरों को या 4 महानगरों को जोड़ता है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आपका उत्तर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन अलग कर देगा, बोल देगा बेंगलोर, है ना। और पूछ लेगा आपसे, बताइए स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग के अंतर्गत कौन सा शहर या कौन सा महानगर नहीं आता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा बेंगलोर, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। आगे देखेंगे, अगला है हमारा रेल मार्ग। रेल मार्ग देख लेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, उसके बाद जल मार्ग है। ठीक है, देखिए रेल मार्ग से आप सभी भली भांति परिचित हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट 1 सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। जी हाँ, अब ठीक है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। देखिए, आवागमन से तो आप सभी परिचित होंगे, जो सामान है ना वो भी ढोया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी बाइक एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जानी है ना, तो वो भी लेटर की तरह ही पार्सल होती है।
ठीक है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको पता करना होगा। और आप यहाँ बाइक खरीदेंगे और आप चाहते हैं कि वही बाइक मैं गांव में यूज़ कर सकूँ, तो आप पार्सल के माध्यम से, ठीक है, रेलवे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके प्रोसेस को पूरा करते हुए आप अपनी बाइक को वहाँ पहुँचा सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। ठीक है, अगर आपका गांव दूर है, अगर बॉर्डर के बगल में ही है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हैं, है ना, गांव आपका हरियाणा में है, तब तो आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको पार्सल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बाय रोड भी जा सकते हैं अपनी बाइक के साथ, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका गांव झारखंड में है और आप दिल्ली में हैं, तो होना हो भाई दिल्ली से झारखंड बाइक से ट्रैवल करना नॉट एन ईजी टास्क, है ना। तो आपको पार्सल का उपयोग करना चाहिए और ट्रेन की सुविधाओं का जो देती है गवर्नमेंट हमें, उसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ चार्जेस होते हैं उसके, है ना, वो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। आपका आज का ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, वाष्प के इंजन की खोज किसने की थी। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं हम, पहले भाप के इंजन की खोज किसने की थी। यह आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पहले भाप के इंजन की खोज किसने की थी। चलिए आगे चलेंगे। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। आप देख सकते हैं वंदे भारत एक बेहतरीन उदाहरण है इसका। ठीक है, मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। इनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है जी। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है हमारे भारत का, हमारे इंडिया का, बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, और थोड़ा याद रखने योग्य तथ्य भी है ये। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग किस देश का है, तो भारत का है। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, तो उसको देख लेंगे, रेल मार्ग से संबंधित इम्पोर्टेंट है, क्या आप जानते हैं करके। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेल मार्ग में, है ना, सबसे ऊंचा जो रेल मार्ग है वो कहाँ पर है, तो जाइनिंग से लहासा के बीच। ठीक है, यहाँ समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रेलगाड़ी चलती है। ठीक है जी। चलिए, और इसका भी सबसे ऊंचा बिंदु की बात करेंगे तो वो समुद्र तल से 5072 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। ये था हमारा रेल मार्ग। चलिए, ये तो सबसे ऊंचे की बात हुई। अगर अब बात की जाए आपके सबसे लंबे रेल मार्ग की, तो सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं इसको आप बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने फ्यूचर और अपने आप के साथ आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है इन द वर्ल्ड। सोचने वाली बात है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ देखिए, ये रहा रूस। ठीक है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, यहाँ देखिए, आपको दिख पा रहा होगा, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो और अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को, ऐसे मुझे आशा है। ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया के अंतर्गत आता है, और ये रहा व्लादिवोस्टक। ठीक है, यहाँ महासागर है, कौन सा, प्रशांत महासागर, उसके तट पर बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये रेल मार्ग कैसे आ रहा है ये। ठीक है जी, ये पूरा रेल मार्ग है इधर। ठीक, तो सबसे लंबा रेल मार्ग है इन द वर्ल्ड, पूरा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और इस रेल मार्ग का नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ट्रांस साइबेरियन, थोड़ा सा कट गया है, मैं लिख देता हूँ दोबारा, ट्रांस बेरियन। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, देख लीजिएगा और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू द पॉइंट, ये देखेंगे हम। तीसरे प्रकार का यातायात का साधन का मार्ग आ गया हमारे पास, जल मार्ग। ठीक है जी, जल मार्ग देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मैं क्या बोलूँ, अभी इसी बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना,
पेपर सेकंड SST, उसमें आप क्वेश्चन में जाकर देखना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा यही से उठ के आया हुआ है कि अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो आपका इसका उत्तर था जलमार्ग। आप कहेंगे तो मैं इसका दिखा भी दूंगा, ठीक है, पेपर में मेरे पास पेपर आ जाते हैं, आए हुए हैं, जो साथी हैं और दूसरी तैयारी करते हैं तो भेज देते हैं, सीधा यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 1 नंबर का क्या रोल होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे आप भली भांति परिचित है ना। आपको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप सीरियस हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होगा यातायात का? जल मार्ग होगा, भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए, ठीक है। चलिए, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं 2 प्रकार के कौन कौन से जलमार्ग होते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है जी। चलिए, पहला इसमें कह रहा है अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा कह रहा है आपका समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग, ध्यान रखिएगा। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। अब देखिए, अंतर्देशीय अर्थात देश के अंदर ही जलमार्ग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, जल के अंदर ही, मतलब देश के अंदर ही, जल के नहीं सॉरी, देश के अंदर ही जलमार्ग, है ना। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी, है ना, मतलब वो अपने देश में ही रहती है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। जैसे उत्तर अमेरिका की ग्रेट लेक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट लेक कहाँ पर है, तो उत्तर अमेरिका में। नील नदी कई बार बता रखा है मैंने आपको, अफ्रीका में। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत, ठीक है, पता ही है आपको। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन क्या होता है? जहाँ पर बड़े बड़े जो पानी के जहाज हैं आके रुकते हैं और सामान उस पर लादा जाता है, एक देश से दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में उसको पहुँचाया जाता है, ठीक है। बंदरगाह के रूप में अभी आप इसे जानते हैं। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन ये रहे। पहला पत्तन है, देखिए, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, ये महत्वपूर्ण है। एशिया में देखिए सिंगापुर भी आ रहा है और मुंबई भी आ रहा है ना। तो सिंगापुर का भी पत्तन लिखा हुआ है यहाँ पर और मुंबई का भी, है ना। यदि उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस ये पत्तन के रूप में विकसित हैं और जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है। अफ्रीका की बात की जाए तो डरबन और केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया में है आपका सिडनी और यूरोप में है आपका लंदन। ये कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कंट्री याद रखना है किस देश में है ये, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग की एक फोटो दिखा रखी है ना। चलिए अब आ गया है हमारा ये आखिरी है, ठीक है, वायुमार्ग। वायुमार्ग देख लेते हैं। आपको पता है सबसे तीव्र मार्ग और सबसे नव्य विकसित मार्ग यही है, ठीक है जी। चलिए फिलहाल 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सबसे तीव्र यातायात का मार्ग कौन सा है तो आपका उत्तर क्या होगा? वायुमार्ग, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे तीव्र तो है लेकिन सबसे महंगा भी है, ठीक। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है ना। अब मान लीजिए कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है ना, तूफान आ गया है या कोहरा ज़्यादा हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है ये भाई प्रभावित होगा और उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी, साफ मौसम होने का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को। जो हवाई जहाज़ है ना वो कौन सी परत में उड़ते हैं ना। कुछ पृथ्वी की हमने परतें की थी, या वायुमंडल जब हम पढ़ रहे थे वायुमंडल की परतें की थी कुछ हमने, ठीक है। शोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, है ना, आयन मंडल, ये सब हमने किया था ना, याद आ रहा है? जी हाँ। तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन सी परत में, पृथ्वी की कौन सी परत में या वायुमंडल की कौन सी परत में, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ठीक है, अपनी जानकारी में वृद्धि के लिए। फिलहाल आगे चलेंगे। वायुमार्ग की ही बात हो रही है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, अर्थात जहां पर कोई भी वाहन
नहीं जा सकता, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ ट्रेन नहीं पहुँच रही, जहाँ सड़क मार्ग नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर वायु का जो साधन है प्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है ना, और वहाँ पर कैसे रेल बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, रोड बनाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हवाई मार्ग से आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बस हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड का इंतज़ाम करना होगा, एक जगह पर निर्धारित करना होगा कि यहाँ पर बनाया जा सके, वहाँ पे उतर जाएगा और ईजिली आप विजिट कर सकते हैं उस प्लेस को, है ना। तो यह अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुँचने का साधन है, ठीक है। चलिए, विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है ना, जहाँ पर सड़क भी नहीं है, सड़क मार्ग भी नहीं है, जहाँ रेल मार्ग भी नहीं है, तो वहाँ के लिए तो ये वरदान है एकदम, है ना। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन भी है ना। आप देखते हैं अभी पिछले दिनों भी जब बाढ़ का माहौल बना था, है ना, विभिन्न विभिन्न राज्यों में, तो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकारों द्वारा लोगों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित, ठीक है, उस बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए। तो उसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं। अब ये हवाई पत्तन, अभी जो पीछे हम पत्तन करके आ रहे हैं, ठीक है, वो जल मार्ग के पत्तन थे। अब हवाई पत्तन जहाँ पर ये उतरते हैं, है ना, हवाई जहाज उतरते हैं, या मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर वगैरह, है ना। चलिए, हवाई पत्तन कहाँ पर है, देखिए, दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है, काहिरा है, ठीक है। चलिए, हवाई पत्तन एयरपोर्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये चारों जो मार्ग थे यातायात के वो हम कर चुके हैं अच्छे से, आशा है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब छोटा सा एक टॉपिक है संचार, इसको देख लेते हैं। जनरल टॉपिक है, इतना नहीं है इसमें फैक्ट, लेकिन जनरल टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक भूमिका रहनी चाहिए आपके माइंड में इसके प्रति भी, है ना। चलिए, संचार, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने दूसरे तक पहुंचा दी है, दैट इज कम्युनिकेशन, है ना, संचार। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए उनको जन संपर्क माध्यम कहते हैं, है ना। टीवी के माध्यम से, है ना, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से एक ही समय पर आप बहुत अधिक लोगों से आप संचार स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है ना। इजी वे में बोलूँ तो ये स्मार्टफोन की बात कर रहा है, एक फ़ोन की बात कर रहा है, नॉर्मल फ़ोन भी और स्मार्टफोन भी, जिसमें तार की आवश्यकता नहीं होती और आप दूसरे से संचार कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं में परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। देखिए, ये किताब है तो ये भाई पॉजिटिव चीज़ें ही बताएगी, है ना। दूसरी चीज़ देखिए, हर चीज़ के जो हैं पक्ष में भी कुछ चीज़ें होती हैं और विपक्ष में भी कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये तो बता दिया गया कि इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, लेकिन हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, देखिए किसी के विचार में साझा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर इस टॉपिक पर, है ना। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि इंटरनेट की पहुँच के लिए एक नियम निर्धारित किया जाना चाहिए प्रत्येक वर्ग के लिए, क्योंकि आज वर्तमान में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है देश का, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट रोल है ना। मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट को आप बंद कर दीजिए, है ना, उसने काफ़ी लाभ भी पहुंचाया है। आप घर बैठे बैठे सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, है ना, जो चीज़ चाहिए आपको फटाक से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रेन टिकट्स बुक कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं घर बैठे बैठे, तो ऑफकोर्स ये भाई बहुत अच्छा मीडियम है, आपका समय जो है बच रहा है, बहुत पैसे की बचत भी हो रही है और समय की भी, समय इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके हाथ में इंटरनेट पहुंच जाता है, तो उसका क्या दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे समाज में, किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं आप देख सकते हैं, है ना।
ये एक सोशल इशू है, आप इसको देख सकते हैं अपने नज़रिए से, है ना, और इस पर जितना हो सके आप अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, है ना। चलिए, फिलहाल ये एक सामाजिक मुद्दा है ना। सोचना चाहिए हम सबको ही मिलकर इस पर एक विचार करना चाहिए। क्या इंटरनेट का उपयोग जिस हिसाब से बड़े कर रहे हैं, है ना, उनको पूरी छूट है। बड़े लोग से मेरा मतलब अबाव 18 ईयर्स, है ना, उसी हिसाब से क्या छोटे बच्चों के भी पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल दे देना चाहिए, है ना, क्या पकड़ा देना चाहिए आपको। हाँ, आज का यूथ या बोल लीजिए फैमिली ऐसी हो गई है कि भाई अपना काम निकालने के लिए चलो भाई बच्चों को मोबाइल दे दो आप, है ना, बच्चा अपना बिजी हो जाएगा और हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन आप तो अपना काम कर लेंगे, है ना। एक सिक्योरिटी और एक जो होता है कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है, पढ़ रहा है ना, गेम प्ले कर रहा है ऑनलाइन, है ना। आज के समय में केसेस भी ऐसे ऐसे सुनने में आते हैं, बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, मनी वाले गेम खेल रहे हैं, है ना। माता पिता का अकाउंट खाली हो जाता है और जब पता चलता है बाद में, है ना, कि ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत देर में पता चलता है। तो ऑनलाइन गेमिंग भी एक ट्रेंड बन चुका है जो कि मेंटल हेल्थ को एक बैड तरीके से, एक बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है स्टूडेंट्स के या किसी भी वर्ग के, आप बोल सकते हैं। आज तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि, और देखता भी हूँ मैं कि बड़े बड़े यूथ लोग भी ऑनलाइन गेम्स वगैरह करते हैं। और हो भी क्यों ना, आप जब बड़े बड़े लोग प्रचार करेंगे, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे ये भाई एक सोशल इशू वाला मुद्दा यहाँ क्यों उठा लिया अचानक से, है ना। देखिए, हम समाज में हैं, है ना, जो हमारे चारों ओर चीज़ें चल रही हैं उनसे भी हमें अवेयर होना चाहिए। आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अभी सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन भी आपको देखना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे भविष्य में, जो भी चीज़ें होंगी, है ना। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे हम अपने टॉपिक पर। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको, है ना। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। चलिए, ये तो प्लस पॉइंट है ना। आपने प्लस पॉइंट तो बात कर दी, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी मेरे हिसाब से यहाँ पर बुक में थोड़ा सा बताना चाहिए था कि किस हिसाब से कुछ, है ना, चीज़ें होती हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे, हम चीज़ें देखेंगे। देखिए, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर पुटअप करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो या फिर मिलान हो, है ना, या सही गलत हो, उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एग्जामिनर के पास, जैसे आप लोगों के पास कभी कभी टाइम नहीं होता है पढ़ने का या कुछ और काम करने का, आप बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे ही मेरा ऐसा मानना है कि अब तक कभी कभी एग्जामिनर्स के पास भी टाइम ना होता हो, है ना। एग्जामिनर भी बोलते हो अरे भाई टाइम नहीं है, चलो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है वहाँ से उठाओ और उल्टे सीधे करके उन्हीं को लगा करके क्वेश्चन बना के दे दो, है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले हैं और आगे मिलते रहेंगे, है ना, मिलते रहेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप एनसीईआरटी का बेस वास्तव में रियलिटी में अपना मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आप यहाँ पढ़ें वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, एक लेवल ऊपर ही पढ़ें आप जा करके, तो अपना बेस जो है वो मजबूत करके चलिए अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे आप। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। एमसीक्यू बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन आपका टेलीफोन, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है मेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। टेलीफोन तो है भाई संचार का साधन, है ना, पुस्तक भी है, आइए हम पढ़ के आए हैं, अखबार, ठीक है, पुस्तक, वो सब उसी में आ जाएगा, संचार आप कर रहे हैं। लेकिन मेज, टेबल से कौन सा संचार कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये संचार का साधन नहीं है। सेकंड, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सड़क का भूमिगत निर्माण, है ना, भूमिगत अर्थात भूमि के नीचे। पहला ऑप्शन है फ्लाईओवर, गलत, फ्लाईओवर तो भाई ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सप्रेसवे, ये भी एक्सप्रेसवे, है ना, ऊपर ही होगा। तीसरा है सबवे, सबवे मैं बता के आया हूँ, ये पीछे भूमिगत, है ना, भूमिगत निर्माण, भूमिगत मार्ग को सबवे भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सबवे। ठीक, नेक्स्ट अगला है आपका, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, द्वीप पर पहुंचना है, ठीक है, आइलैंड पर। आइलैंड क्या होता है? जो चारों ओर से भाई पानी से घिरा हुआ है ना। चलिए, तो वहां पहुंचना है आपको, तो वहां आप कैसे पहुंचेंगे? जहाज से, रेलगाड़ी से या कार से? कैसे पहुंचेंगे भाई? कार तो ले नहीं जाएंगे, चारों ओर पानी से घिरा है, कार कैसे ले जाएंगे? रेलगाड़ी भी इम्पॉसिबल है, लगभग 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 क्या, इम्पॉसिबल ही है। तो बचा क्या आपका? जहाज, जहाज से जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और
हमें इसी का यूज़ करना चाहिए जहाँ पर जो ये आंसर है आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है साइकिल, बस, हवाई जहाज। बस में आप जितनी मर्जी सीएनजी का उपयोग कर लीजिए, एक लेवल पर वो भी प्रदूषित करती है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से, लेकिन कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करती है एनवायरनमेंट को। ठीक है, चलिए। और दूसरा ऑप्शन था आपका हवाई जहाज, है ना। हवाई जहाज भी प्रदूषण भाई करता ही है कुछ ना कुछ, एक लेवल पे कुछ ना कुछ काफ़ी करता है ना। देखिए हर चीज़ के अपने प्रॉन्स भी है, कॉन्स भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है ना। अब आपको ये देखना होता है कि ज़्यादा अच्छाई किस में है और ज़्यादा बुराई किस में है, उसके हिसाब से चीज़ें तय तय होती हैं आपकी, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका साइकिल। ठीक है, तो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है वो है साइकिल, जिसका यूज़ आज वर्तमान में हमने बहुत ही कम कर दिया है, ना के बराबर कर दिया है। थोड़े से बड़े होते हैं हम, पापा हमें स्कूटी चाहिए, पापा हमें बाइक चाहिए, है ना। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, पापा हमें साइकिल चाहिए, है ना, ना के बराबर। थोड़े से बड़े होंगे, बाइक ला दो, स्कूटी ला दो। भाई साइकिल का इस्तेमाल करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जब तक हो, है ना। क्योंकि पर्यावरण को जो जो हम देंगे ना एक लेवल पर, वो रिटर्न भी करेगा। अभी आप देखेंगे, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई है? आज 7 तारीख हो गई है, 7 सितंबर। अभी एनवायरनमेंट देख रहे हैं आप कैसा बना हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे मई जून चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है, इतिहास बदल रहा है। सितंबर में एक होता था कि 15 सितंबर के बाद जो है वो ठंड का असर दिखना चालू हो जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितंबर पूरा ऐसे ही जाएगा मई जून की तरह, है ना। तो ये सब इम्पैक्ट किसका है? एनवायरनमेंट का ही है ना। चलिए, पेड़ कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से नहीं लगाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर आप पेड़ काट देते हैं। भाई हमें यहाँ मेट्रो लाइन लेके जानी है या ट्रेन लेके जानी है ना, तो यहाँ पेड़ काटने पड़ेंगे तभी विकास होगा, लोग आने जाने में आसानी होगी। अरे भाई ये भी तो देखो, जो काट रहे हो उससे उसके डबल कहीं ना कहीं लगाओ भी तो, तभी तो बैलेंस बराबर होगा ना, है ना। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। इन चीज़ों को भाई सिर्फ सोचना ही नहीं होता, अपने लेवल पे जो हो सके वो करना ही है। मैं ये नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट बन के सारे काम अपने हाथ में ले लो, लेकिन अपने लेवल पे आप एक दो पेड़ या एक दो पौधे तो ज़रूर ही लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, है ना। यहाँ पर आपका मिलान का प्रश्न है। तो मिलान का प्रश्न है, लेफ्ट साइड में आपके 4 बिंदु हैं और राइट साइड में आपके 5 बिंदु हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले बिंदु बोल देता हूँ पहले मैं। पहला बिंदु है आपका इंटरनेट, दूसरा है नहर मार्ग, तीसरा है नगरीय क्षेत्र, चौथा है आपका सघन बस्ती। ठीक है जी। अब राइट साइड वाले इधर 5 बिंदु है, मतलब कि एक बिंदु को हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले पांचों बिंदु बोल दे रहा हूँ मैं। पहला बिंदु है आपका क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। दूसरा कह रहा है आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। तीसरा कह रहा है आपका स्टिल्ट पर मकान। स्टिल्ट अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ मैं, है ना, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो। चौथा पॉइंट है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग। पांचवा पॉइंट है आपका संचार का एक साधन। ठीक है, अब इसमें से एक पॉइंट एलिमिनेट करना है। चार लेफ्ट वाले 4 से राइट वाले 4 मिल जाएंगे, एक पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे भाई ये साफ साफ हमें दिख रहा है, आप सीधा मिलान करवा देते, है ना, बोल क्यों रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको दिख रहा है, मेरे को, मैं भी देख सकता हूँ, है ना। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो छात्र हैं वो ऐसे भी होंगे जिन्हें आप विशेष छात्र की कैटेगरी में बोल सकते हैं या दिव्यांग छात्र बोल सकते हैं, है ना, जो देखने में असमर्थ होते हैं। तो उनको भी साथ में लेकर के चलना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सभी को एक साथ में लेके चलना, चाहे वो दिव्यांग छात्र हो चाहे वो सामान्य छात्र हो। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ ताकि वो भी अपना दिमाग लगा करके इन प्रश्नों का हल कर सकें। फिलहाल सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, सबसे पहले मैंने बोला इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? बिल्कुल सही, यह एक संचार का साधन है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपके संचार के साधन से। ठीक है जी। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है आपका नहर मार्ग। नहर मार्ग क्या है? जी हाँ, अंतर्देशीय राजमार्ग। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग, सॉरी। ठीक है, राजमार्ग नहीं, जलमार्ग। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद है आपका नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र का क्या है? वह क्षेत्र है जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। चलिए, एक पॉइंट रह गया आपका। अगला पॉइंट है सघन बस्ती। सघन बस्ती क्या है? दो दो बिंदु रह गए आपके राइट साइड में, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र या फिर स्टील पर मकान। सघन बस्ती, जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा आपका आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। ठीक है, स्टील पर मकान क्या होते हैं? स्टील पर मकान मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर आपका स्टील पर मकान जो है ये ऑप्शन बच जाएगा आपका, है ना, ये एलिमिनेट होगा। स्टील पर मकान वहाँ बनते हैं जहाँ पर जल का जमाव ज़्यादा होता है
है ना, बांस के बड़े बड़े खंभों पर, है ना, या फिर आप लोहे के बड़े बड़े खंभों पर मकान को खड़ा कर देते हैं वहाँ पर, है ना, जहाँ पे जल का जमाव ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है जी। चलिए, तो ये था मिलान, अच्छे से हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये था आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।